जो हमारे यंगर एडवोकेट हैं, खास करके जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, जब वो लॉ कंप्लीट करने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस अपना शुरू करते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि जो आजकल नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो अपने ज्यादातर ड्रेस पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ भी मतलब कपड़े पहन के चले आएंगे, कोई भी कलर की पैंट, फिर ऊपर व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट। ऐसा नहीं, आपको अपने ड्रेसिंग सेंस का जो हमारे एडवोकेसी में है, जैसे ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट। इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ में उनकी केस के बारे में आप सुनते हो अपने सीनियर के साथ में, तो जैसे क्लाइंट आपको देखता है तो सबसे पहले वो जज कर लेता है आपके ड्रेस से। और हमारे लाइन में खास करके एडवोकेसी में ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। आपको केस के बारे में कितना पता है, क्या पता है, आपको वकालत में कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपको ये केस आता है या नहीं आता है, ये सब एक सेकेंडरी है। बट प्राइमरी ये है कि सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो प्रोफेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो अपने एडवोकेट के ड्रेसिंग सेंस से ही उनको जज कर लेते हैं। बाकी किसी का प्रैक्टिस अच्छा है, किसी का कम है, उसमें कोई बात नहीं। बट जो फर्स्ट इम्प्रेशन है आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग के दौर में पेमेंट कम मिलते हैं, तो कैसे अपने आप को मेंटेन करें। मेरा आपसे बस इतना कहना है कि आप दो सेटी कपड़े लीजिए अच्छे, उसको एक दिन पहनिए, उसको वापस से धुल के उसी दिन उसको वापस से इस्त्री करके और दूसरे दिन अच्छे से प्रॉपर नीट एंड क्लीन कोर्ट में आइए। क्योंकि कल को आप जब सीनियर एडवोकेट बनते हैं ये, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस कोर्ट में आपके क्लाइंट के सामने बहुत मैटर करता है। और इससे ही आपको अच्छे काम, अच्छे कांटेक्ट और अच्छे एक सराउंडिंग में लोगों से मिलने के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। क्योंकि आपका एडवोकेसी में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करती है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, इस पे आप ध्यान दीजिए, खास करके जो हमारे न्यूली एडवोकेट हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। आपका लॉ कंप्लीट हो चुका है और अभी आप जज की तैयारी करना चाहते हो या आप जज की तैयारी कर रहे हो, और उसमें आपको 2 से 3 साल हो चुके हैं, जिससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी हो गया है, बट अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या आपको कोर्ट में आना चाहिए? तो मेरा आपका सुझाव यही है कि अभी आपके पास किताबी नॉलेज आपको काफ़ी हो चुका है, जिससे आपने 2-3 साल पढ़ाई भी अच्छे से किया। तो उस कंडीशन में अभी आप कोर्ट आना चालू कर दीजिए। किताबी नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी कोर्ट का होना चाहिए। और अभी आपका जब भी जीएमएफसी या जज की पेपर होंगे तो आपको उतनी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो उस कंडीशन में आप जब कोर्ट आएंगे तो आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट चलता कैसा है, वहाँ पे काम क्या होते हैं, तो वो सब का भी नॉलेज आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। कल को अगर आप जज बनते हैं तो आपको ये सब कुछ पता होगा कि एक एडवोकेट क्या प्रॉब्लम फेस करता है, फिर एक जूनियर को क्या स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा वर्क होता है, कैसे क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस के दौरान कोर्ट में 2 साल 3 साल में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। और इसी बीच में आपकी साइड बाय साइड आप जीएमएफसी या जजशिप की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी सब आपका धीरे धीरे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक तरफ से आपका किताबी नॉलेज भी हो गया और दूसरी तरफ से आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी, लॉ में कोर्ट में कैसे क्या केस चलते हैं, ये सब का भी नॉलेज आपको अच्छी तरह से हो जाता है। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। नशीली पदार्थ को खरीदना और बेचना दोनों ही अपराध हैं, जो डिफाइन करता है
एनडीपीएस एक्ट 1985। एनडीपीएस का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसमें आप हीरोइन, गांजा, चरस, भांग ऐसे प्रोहिबिटेड नशे को अगर आप बेचते हो या खरीदते हो तो यह एक तरफ का ऑफेंस है, जिसमें आपको बेल लेना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। बट ऐसे नशीले पदार्थ को आप उसका सेवन करते हो तो ये भी एक तरफ का क्राइम कंसीडर किया जाएगा। जी हाँ, एनडीपीएस एक्ट 1985 में सेक्शन है 27, जिसमें क्लियर डिफाइन किया गया है, अगर आप ऐसे गांजा, हीरोइन, चरस, भांग ऐसी चीजों का आप सेवन करते हो और इसमें आप पाए जाते हो तो इसमें भी आपको जेल और फाइन दोनों भरना पड़ सकता है, क्योंकि ये देखते हुए एनडीपीएस जैसे कठोर कानून हमारे यहाँ पे लागू है, जैसे इन नशे चीजों पे कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। माता पिता के प्रॉपर्टी में जितना अधिकार उनके लड़कों को है उतना ही अधिकार उनकी बेटियों को भी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अभी नया फैसला आया हुआ है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 6 में फुल डिफाइन किया गया है कि माँ बाप की संपत्ति में जितना अधिकार आपके लड़कों को है उतना ही अधिकार आपकी बेटियों को भी है। या लड़की सन 2005 से पहले पैदा हुई हो या सन 2005 के बाद, उसको प्रॉपर्टी में अपने माँ बाप का आधा हिस्सा उस बेटी का भी होता है, जितना अधिकार उस लड़के को। सवाल ये उठता है कि क्या जिसकी शादी हो गई तो क्या उनको भी प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा? तो जी हाँ, लड़की की शादी हुई हो या शादी नहीं हुई हो, उस कंडीशन में भी पिताजी की आधी प्रॉपर्टी और लड़की की मानी जाएगी। थैंक यू। आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। आपका कोई ऐसा दोस्त है जो ड्रिंक करने के बाद लोगों से झगड़ा, मारपीट या गाली गलौज देना शुरू कर देता है, या आपसे या सोसाइटी में, तो उस कंडीशन में आप उसे दारू पीने से पहले ही समझा दो कि भैया आप दारू पीने के बाद इतना बवाल करते हो, ऐसा मत करो। और अगर आपकी बात नहीं मानता है तो उस कंडीशन में आप उसे एक दिन के लिए पुलिस स्टेशन और प्लस 1000 रुपए तक का जुर्माना उसे भरना पड़ सकता है। जी हाँ, हमारे बीएनएस में सेक्शन है 355, जिसमें उसे एक दिन के लिए पुलिस स्टेशन और 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर वो दारू पीने के बाद लोगों से झगड़ा या मारपीट या सोसाइटी में गाली गलौज या शोर शराबा करता है। तो आप ये वीडियो अपने उन फ्रेंड को शेयर करो जो दारू पीने के बाद वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और लोगों से लड़ाई झगड़ा और मारपीट करना चालू कर देते हैं। तो इस कंडीशन में वो पुलिस स्टेशन और 1000 रुपए तक का जुर्माना उन्हें भरना पड़ सकता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। लड़का और लड़की साथ में ड्रिंक करते हैं तो ये कोई इसमें अपराध नहीं है, बट ड्रिंक करने के बाद वो फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो उस कंडीशन में लड़की का कंसेंट नहीं माना जाता है। जी हाँ, लड़की की उम्र 18 साल के ऊपर है और लड़की का कंसेंट है, बट वो ड्रिंक की हुई थी और उसके बाद वो जाके पुलिस स्टेशन में आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करती है तो पुलिस वाला आपके अगेंस्ट में एफआईआर और 376 जैसे केसेस भी आपके ऊपर डाल सकता है, जिसमें आप और आपके फैमिली भी उसमें परेशान हो सकते हैं। तो इस सब कंडीशन से बचने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कहीं हो सकता है तो वहां से आप पहले ही निकल जाइए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। अभी हाल ही में उदयपुर हाई कोर्ट में एक नया डिसीजन आया हुआ है कि जो नए बच्चे लॉ में इंटर करते हैं और किसी सीनियर के साथ में इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं तो वो सोशल मीडिया पे या अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे वो नाम के आगे अपने अधिवक्ता एडवोकेट लिखते हैं।
तो ऐसा करना ये सही नहीं है, ये एक तरफ का कंप्लीट नहीं होता है। एंड आप इनरोलमेंट नहीं करवाते हो, एआईबी पेपर क्रैक नहीं करते हो, तब तक आप ये नाम के आगे अधिवक्ता या एडवोकेट ऐसा लिखना ये सही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अगेंस्ट में भी कंप्लेन फाइल हो सकता है। तो अगर आपका अभी लॉ कंप्लीट नहीं हुआ है और आप किसी के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी सीनियर के साथ में, तो आपके गले में आपकी कॉलेज की आईडी होनी चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो अभी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, वो बैंड लगाना भी स्टार्ट कर देते हैं। बैंड ऐसे नहीं लगाया जाता जब तक आपकी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप ऐसे करते हुए पाए जाते हो तो आपके अगेंस्ट में कंप्लेन और फाइन दोनों भरना पड़ सकता है। ऐसा स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस आया हुआ है उदयपुर हाई कोर्ट से। तो ये सब चीजें खास करके जो यंगर एडवोकेट हैं ये ध्यान दें, क्योंकि जब तक अभी आप लॉ में एडमिशन ले चुके हो तो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल, तो 3 साल या 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप नाम के आगे अधिवक्ता या एडवोकेट और कोर्ट में बैन लगा के ही आना। उससे पहले अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, जिसमें आपके अगेंस्ट में भी कार्रवाई हो सकती है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। आप किसी को पसंद करते हो और आपने उसको जाके बोल दिया, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। ऐसा ही एक केस आया था दिल्ली से, जिसमें एक लड़के ने एक लड़की का हाथ पकड़ा और उसे आई लव यू बोला और वहां से वो चला गया। उसके बाद उस लड़की ने उस लड़के के अगेंस्ट में जाके पुलिस कंप्लेंट किया और उसके ऊपर एफआईआर करवाया। और फिर कोर्ट में जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके ऊपर 5,000 रुपए तक का फाइन और 3 साल तक की सजा उसे वहां पे लगी। वो लड़के ने उस केस को लेके हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट में सारी बातें बताई गई। तो उसमें ये कंक्लूजन निकला हाई कोर्ट में कि लड़के ने लड़की को हाथ पकड़ा और उसके बाद आई लव यू बोला, बट उसके बाद लड़के ने कभी लड़की का कोई पीछा नहीं किया, कभी उससे कोई मैसेज करना या उसे परेशान करना या उसके आजू बाजू में घूमना, ऐसा उसने कभी नहीं किया था। तो उस सब कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि किसी को पसंद करना ये कोई अपराध नहीं है। अगर लड़के ने आपको बोला और उसके बाद वो आपका पीछा नहीं करता, ना आपको कोई मैसेज करता है, ना वो आपके आजू बाजू में आता है, ना कहीं आपके बारे में कोई कमेंट पास करता है, तो उस कंडीशन में उसे सजा नहीं हो सकती है, वो छोड़ दिया गया। और साथ ही साथ ऐसा किसी को पसंद करना ये कोई अपराध नहीं है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। एफआईआर और चार्जशीट में लीगल डिफरेंस क्या है, इसे आम भाषा में समझा जाए। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो डिफाइन करता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेक्शन 173 में फुल डिफाइन किया गया है एफआईआर के बारे में। चार्जशीट जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सेक्शन है 193, जिसमें चार्जशीट के बारे में फुल डिफाइन किया गया है। एफआईआर ये पुलिस स्टेशन में होता है जब दो लोगों के बीच में कोई बात को लेकर झगड़ा या कोई मारपीट ऐसे कोई केस होते हैं, तो एफआईआर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करना होता है, जो कि पुलिस स्टेशन से एफआईआर आप करवा सकते हो। चार्जशीट का जो रोल होता है वो कोर्ट के अंदर होता है। जो भी केस किसने किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट किया, क्या क्राइम हुआ था, उस पर्सन का नाम क्या था, वो एरिया क्या था, मतलब जो भी कुछ केस में हुआ था वो सब डिफाइन होता है चार्जशीट के अंदर। बेसिक भाषा में समझा जाए नॉर्मल कंडीशन में, तो एफआईआर का रोल पुलिस स्टेशन में होता है और चार्जशीट का रोल कोर्ट में होता है। चार्जशीट 30 दिन में 90 दिन में फाइल कोर्ट के अंदर की जाती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे
चार्जशीट और एफआईआर में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जो अभी स्टूडेंट 12 या ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और वो अपना करियर लॉ फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लैंग्वेज बैरियर को लेके। खास करके जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं या मराठी मीडियम या कोई भी स्टेट के जहाँ भी वो अपनी पढ़ाई किए होते हैं, क्योंकि अभी आप लॉ में एडमिशन लेते हो तो उनका होता है कि हम हिंदी में पेपर देंगे या मराठी में पेपर देंगे। तो उस कंडीशन में उनको काफी कंफ्यूजन रहता है। लॉ में एडमिशन लेते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप इंग्लिश में ही तैयारी कीजिए, क्योंकि आप कोई दूसरे लैंग्वेज में जाते हो जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, एक्स वाई जेड, उसके कंपेयर में इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है। आप आसानी से इंग्लिश में पढ़ाई करके पास भी हो सकते हो, और आप आगे चल के जब लॉ में आप प्रैक्टिस करते हो तो आप जैसे स्मॉल कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट तक आप अपने लोकल लैंग्वेज में काम कर सकते हो। बट अगर आपको हाई कोर्ट, कल को सुप्रीम कोर्ट में काम करना पड़े या प्रैक्टिस करना पड़े, तो उस कंडीशन में आपको इंग्लिश मैंडेटरी होगा, क्योंकि वहां पे इंग्लिश में ही सारे जजमेंट और इंग्लिश में ही आर्ग्यूमेंट ये सब होते हैं। तो इसलिए आप डे वन से अगर आप इंग्लिश से तैयारी करते हो अपनी लॉ की, तो ये आगे चल के आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, और धीरे धीरे आपको इंग्लिश भी काफी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि आप दूसरे लैंग्वेज जाते हो जैसे हिंदी, मराठी, तो उस कंपेयर में इंग्लिश बहुत ही इजी है, क्योंकि दूसरे लैंग्वेज में आपको पास होने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा कंपेयर टू इंग्लिश के। तो मेरा आपसे सुझाव यही है कि अगर आप जस्ट अभी लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हो और आप ये कंफ्यूजन हो कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो मैं लॉ में कैसे क्या करूं, तो मैं आपको बोलूंगा आप थोड़ा ध्यान दीजिए और आपका इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा, जिससे आप इसमें अच्छा कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।